और जिसमें हमने सर्कल की डेफिनेशन देख ली थी क्या होती है। ठीक है, सर्कल की डेफिनेशन हम लोग देख चुके। और इसके अलावा हमने क्या देख लिया था, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। और इसके बाद हमने देख लिया था एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के बाद फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आ जाते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को हम लोग समझते हैं। देखिए, ये एक सर्कल है और इस सर्कल में यहाँ पर ये जो दो रेडियस बनी है इनके बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, और ये जो कंप्लीट एंगल होता है हम जानते हैं 360 डिग्री होता है। तो अगर इतना एंगल थीटा है तो बाकी का बचा हुआ एंगल कितना रहा होगा, तो 360 डिग्री में से थीटा माइनस कर दें अगर हम, तो ये एंगल निकल कर आ जाएगा। तो इसका मतलब बाकी का जो बचा हुआ एंगल है वो कितना होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये बाकी का बचा हुआ एंगल। अब मेजर सेक्टर का हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का तरीका हम वही रखेंगे जो हमने माइनर सेक्टर के लिए रखा था। कैसे रखा था, माइनर सेक्टर के लिए हमने देखो एरिया कैसे निकाला था, हमारी क्या स्ट्रेटेजी थी कि जब एंगल 360 डिग्री होता है तो एरिया πr² कवर होता है। इसलिए 1 डिग्री के लिए कितना होता होगा, 360 डिग्री नीचे लेकर चले गए, इसलिए थीटा एंगल अगर घूमा गया हो तो कितना एरिया होगा, तो थीटा मल्टीप्लाई में आ गया था और πr² थीटा अपॉन 360, ये हमारा आंसर आ गया था। अब यही काम आपको मेजर सेक्टर के लिए करना है। कैसे करोगे, देखो आप लिखोगे जब एंगल 360 डिग्री हम चलते हैं तो वहां पर एरिया कवर हो जाता है कितना, πr²। अगर हम पूरा एंगल घूम जाते हैं तो कंप्लीट एरिया कवर हो जाता है कितना, πr²। इसलिए अगर मान लो एंगल 1 डिग्री होता हो, तो अगर हम एंगल केवल 1 डिग्री घूमते तो कितना एरिया कवर होता, तो वहां पर एरिया कवर हो जाता πr² अपॉन में क्या, 360 डिग्री। इतना एंगल अगर होता 1 डिग्री होता तो ये 360 डिग्री कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, यूनिटरी मेथड से। इसलिए अगर मान लो सिर्फ इतना एरिया घूमा जाए, कितना, 360 डिग्री माइनस थीटा एंगल, सिर्फ इतना एंगल घूमा जाए तो कितना एरिया कवर हो जाएगा। तो अब एंगल की जगह लिख दो 360 डिग्री माइनस थीटा, तो कितना एरिया बच्चों कवर हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, πr² 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में क्या, 360 डिग्री। ये कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा किसका आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। तो यहाँ पर लिख भी देते हैं हम लोग कि हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, πr² 360 माइनस थीटा अपॉन में क्या, 360 डिग्री, ये हुआ करता है। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों आपका निकल कर। समझ आया कैसे किया, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। अगर 360 डिग्री एंगल घूमते हैं तो एरिया कितना, πr²। इसलिए 1 डिग्री के लिए कितना, 360 डिग्री डिवाइड में आएगा। इसलिए 360 माइनस थीटा अगर एंगल सिर्फ घूमा होता तो कितना एरिया कवर होता, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि इतना एरिया कवर होगा जब इतना एंगल घूमा जाएगा। और ये एंगल कहां पर घूमा जा रहा है, मेजर सेक्टर में, तो ये मेजर सेक्टर का एरिया निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, ये वाली बात क्लियर हो गई, ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, जब बच्चों आप लोग सेक्टर के बारे में पढ़ लेते हो, जैसे आपने इस सेक्टर के बारे में पढ़ लिया, तो अब सेक्टर के बारे में आपको एक कुछ स्पेशल केसेस हैं उनको भी बना सकते हो, स्टैंडर्ड रिजल्ट बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप आंसर दोगे
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या 360 डिग्री। ठीक है, ऐसे। अब अगर हम केस देखें नंबर 1, अगर हमारे पास जो सर्कल है या जो सेक्टर है, ठीक है, जो भी हमारा सेक्टर है, अगर उस सेक्टर में यहां पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, कितना 90 डिग्री, तो हमारी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। तो उस केस में एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? उस केस में एरिया ऑफ सेक्टर, या उसको हम उस केस में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी कहते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सिर्फ इस वाले केस में जब हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री। क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हैं हम, कि जो जब भी हमारे पास एक सर्कल इस तरह से है तो उसको 4 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो ऐसे, और यहाँ पर एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री। ये तो ये क्या है, एक क्वाड्रेंट एक्चुअल में क्या होता है, सेक्टर ही तो होता है, जिसमें ये रेडियस है, ये रेडियस है ना, ये सेंटर है, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये एक आर्क है ना। तो ये क्या है, क्वाड्रेंट एक्चुअल में क्या होता है, एक सेक्टर ही होता है। तो जब भी किसी सेक्टर में 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है तो उस सेक्टर को हम लोग क्या कहना स्टार्ट कर देते हैं, क्वाड्रेंट कहना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस केस में एरिया क्या रहा होगा, तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, और अपॉन में क्या 360 डिग्री। थीटा की जगह आप क्या लिखोगे 90 डिग्री, जब आप 90 डिग्री वाला केस पढ़ रहे हो। तो 90 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना, पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का आंसर होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। ये ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपको बोला हो कि इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल कर दिखाओ, तो अगर आप लोग चाहो तो आप डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज कर सकते हो कि क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये समझ आया, ये बिल्कुल आसान है। ये नंबर 1 केस हो गया जब हमारे पास क्या गिवन हो, सेक्टर में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, या हमें सिंपली वहां पर क्वाड्रेंट बोला हो कि आपके पास एक क्वाड्रेंट है ऐसे। ठीक है, ये हो गया पहला केस। अब दूसरा केस दिखाता हूं आपको। जैसे मान लो बच्चों आपके पास एक ऐसा सेक्टर है जहां पर एंगल बन रहा है 360 डिग्री का, सॉरी 60 डिग्री का। कैसा, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास सेंटर है, और ये रेडियस है, और इनके बीच में यहां पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री है। ठीक, अब एरिया कितना होगा, तो एरिया निकाल सकते हो आप बड़े आसानी से। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू इस केस में कितनी है 60 डिग्री, तो पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन में क्या 360 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, अब 60 से ये कैंसिल करा दो कितने टाइम, 6 टाइम, है ना, 6 टाइम ही तो कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द एरिया व्हेन एंगल इज 60 डिग्री, व्हेन एंगल इज 60 डिग्री। और ये वाला केस हमारा कौन सा वाला था, जब एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री, जब थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री। तो 60 डिग्री के केस में हमारा जो आंसर आता है एरिया ऑफ सेक्टर का, वो बच्चों कितना निकल कर आता है, पाई आर स्क्वायर बाय 6। ये वाला जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये स्पेशली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करने हो तो उन बच्चों को ये शॉर्ट ट्रिक वाले फॉर्मूले हो गए, उन बच्चों के लिए ये कौन से फॉर्मूले हो गए, शॉर्ट ट्रिक वाले फॉर्मूले। सब्जेक्टिव टाइप में जब मैं करवाता हूँ तो उनको इस तरह से नहीं लेता हूँ। मैं जब सब्जेक्टिव टाइप कराता हूँ तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करता हूँ। बट अगर मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करने हैं जिसमें मेरे पास बहुत कम टाइम है, हुआ 1 मिनट या 1.5 मिनट में मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं सिंपली ये रखता हूं कि अगर थीटा मुझे 60 डिग्री गिवन है तो सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 6 होगा, और अगर 90 डिग्री है तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 होगा। ये छोटे छोटे से टर्म आप बना सकते हो। अब जैसे सर मान लो एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो सर ऐसा हो गया तो कि अगर ऐसा सेक्टर आ गया हमारे पास जहां पर एंगल की वैल्यू
30 डिग्री है। कितनी है? 30 डिग्री। तब हम क्या करेंगे? तब उस केस में डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बनता होगा? तो बिल्कुल सिंपल है, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी? 30 डिग्री, और अपॉन में क्या? 360 डिग्री। अब इससे इसको कैंसिल करा दो, तो कितने टाइम कैंसिल होगा ये? 12 टाइम। तो इसका मतलब जब थीटा हमारा 30 डिग्री हो तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, प्यारे बच्चों, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 12 के इक्वल। किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 12 के इक्वल। तो बस सिर्फ रेडियस की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, आपके सामने एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये हो गया 30 डिग्री के लिए, हो गया 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक और लास्ट क्या? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, तो उस केस में हमारा जो सर्कल का जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा, अगर यहाँ पर एंगल 45 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है, तो हमारा जो एंगल होगा, जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा, वो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर हम जानते हैं किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी? 45 डिग्री, और अपॉन में क्या? 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह से। अब इनको हम कैंसिल आउट कराएंगे, तो 5 से ये कैंसिल कराया 9 टाइम, और 5 से ये कैंसिल कराया 5 7 जा, और 5 2 जा। ठीक है, और या फिर 9 से ये 8 टाइम ही सीधा कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो ये 8 टाइम कैंसिल हो गया। तो जब थीटा 45 होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकल कर आया? पाई आर स्क्वायर बाय 8, ये निकल कर आता है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों रिजल्ट बना। ये रिजल्ट आपको समझ आ गए कैसे कैसे निकाल रहा हूं मैं? थीटा की बस वैल्यू पुट कर रहा हूं और एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले आपको निकाल कर दे रहा हूं। इनको सर समराइज कर दो फटाफट से, इनको एक जगह समरी बना दो इनकी। तो समरी बनाते हैं। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक के लिए, थीटा की वैल्यू कितनी हो? 30 डिग्री हो तब एरिया क्या होगा? 45 डिग्री हो तब एरिया क्या होगा? 60 डिग्री हो तब एरिया क्या होगा? और 90 डिग्री हो तब एरिया क्या होगा? थीटा इतना इतना हो तो एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू क्या क्या होती हैं? तो 30 डिग्री में बच्चों हमने क्या निकाला? 30 डिग्री के केस में सबसे पहले हमने निकाला पाई आर स्क्वायर बाय 12। तो यहाँ पर नोट कर लो, 30 डिग्री के केस में होता है पाई आर स्क्वायर बाय 12। ठीक है, अच्छा 45 डिग्री के केस में हमने अभी अभी निकाला कितना? पाई आर स्क्वायर बाय 8। पाई आर स्क्वायर बाय 8। ठीक है, और 60 डिग्री के केस में बच्चों हमने यहां पर निकाला था, कितना आया था? पाई आर स्क्वायर बाय 6। ठीक है, 60 डिग्री के केस में कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 6, और 90 डिग्री के केस में कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 4। ये वो फॉर्मूले हैं, या आप इनको शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो, जिनसे एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर फटाफट से निकल कर आएगा। ठीक है, ये वो लिस्ट आपकी तैयार हो गई। तो ये कैसे निकाले, क्या आपको समझ आ चुका है? ये फॉर्मूले कैसे बनाए गए? यस और नो, क्लियर है? एक टर्म और है जो हमारा सेक्टर से जुड़ा हुआ टर्म है, वो है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर। देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल में मैं जब सेंटर से पूरा कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल घूम जाता हूँ, कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल घूम जाता हूँ, तो मैं कितनी लेंथ कवर कर चुका होता हूँ? तो आंसर है, जब भी हम 360 डिग्री घूमेंगे तो हम कंप्लीट सर्कल की लेंथ कवर कर चुके होंगे, और कंप्लीट सर्कल की जो लेंथ है उसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि जब भी हम 360 डिग्री एंगल घूमते हैं तो हम पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस घूम चुके होते हैं, और सरकमफेरेंस सर्कल का होता है 2 पाई आर के इक्वल। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, एंगल
जब हम घूम चुके होते हैं 360 डिग्री, तब हम कितनी बड़ी आर्क, इस आर्क की तब लेंथ क्या होती है, ये टोटल आर्क की लेंथ क्या कवर कर चुके होते हैं। तो आंसर है तब लेंथ ऑफ आर्क इक्वल होता है किसके, 2πr के। जब आप 360 घूमते हो तो आप कितनी आर्क कवर कर चुके हो, तो आंसर है 2πr। ठीक, इसलिए अगर मान लो एंगल किसी ने 1 डिग्री कवर किया, सिर्फ एक छोटा सा एंगल, एक छोटा एंगल कवर किया, तो कितनी लेंथ कवर कर चुके होंगे। उस केस में लेंथ ऑफ आर्क कवर हुई होगी 2πr, ये कहाँ आ जाएगा, अपॉन में 2πr अपॉन में क्या, 360 डिग्री। ठीक, इसलिए अगर मान लो यहां पर हम केवल थीटा घूमे, थीटा, तब हमने ये कितनी लेंथ ऑफ आर्क कवर की होगी। तो इसलिए कोई एंगल अगर थीटा घूमा गया तब कितनी लेंथ ऑफ आर्क कवर होगी। तो आंसर है 2πr अपॉन 360। तो पहले से चल रहा था, ये वाला जो थीटा है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ आर्क किसी भी सेक्टर की जब निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होगा 2πr थीटा अपॉन में क्या, 360 डिग्री। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से, जब हम 360 डिग्री घूमते हैं तो हम कितनी लेंथ कवर कर चुके होते हैं, तो आंसर है 2πr। इसलिए अगर 1 डिग्री एंगल चले होते तो कितना हम कवर करते, तो 360 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। इसलिए अगर हम थीटा डिग्री घूमते सिर्फ तब कितनी लेंथ कवर कर लेते, तो थीटा कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक, तो इसका मतलब किसी भी सेक्टर के लिए, किसी भी सेक्टर की अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ, 2πr थीटा अपॉन में क्या, 360 डिग्री। जब हम सर्कल जान चुके हैं और सेक्टर जान चुके हैं तो व्हाट इज नेक्स्ट। तो आंसर है, ये मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में अगर मैं कोई 2 पॉइंट कंसीडर करता हूं, ये एक कोई पॉइंट ए और एक कोई पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करा दूं ऐसे, क्या कर दूं, ज्वाइन करा दूं, तो ज्वाइन कराने पर ये जो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट आएगा, इस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इस कॉर्ड को बनाया तो ये जो सर्कल है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक इसमें मुझे बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है और एक छोटा पार्ट दिखाई दे रहा है। इस छोटे वाले पार्ट को अगर मैं यहां से निकालकर अलग बना दूं कहीं पर ऐसे, ये, तो ये जो आपके सामने फिगर बन के तैयार हुआ है जिसमें एक कॉर्ड है और एक आर्क है, इस तरह का जो फिगर आपके सामने आता है उसको प्यारे बच्चों हम लोग सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट। और सेगमेंट में भी स्पेसिफिक कर देंगे कि ये छोटा सेगमेंट है, इसलिए इसका नाम हम लोग रखते हैं क्या, माइनर सेगमेंट। क्या नाम रखेंगे, माइनर सेगमेंट। एक बार फिर से, हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल में कहीं पर भी कोई 2 पॉइंट कंसीडर करिए, उन 2 पॉइंट को जब ज्वाइन किया जाएगा तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आएगा ए बी। उस लाइन सेगमेंट और इस आर्क से मिलकर जो कुछ भी तैयार होगा उसका नाम क्या होगा, सेगमेंट। ठीक है, और ये छोटा वाला पार्ट है तो इसका नाम माइनर सेगमेंट। इसके साथ ही हमारे पास एक बड़ा पार्ट भी होगा, वो भी मैं आपको यहां पर अलग से दिखाता हूं। ये एक बड़ा पार्ट भी होगा, ये वाला पार्ट, इसको अलग रख लो। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी सेगमेंट से और एक बड़ी आर्क से मिलकर बना हुआ है। ये भी एक सेगमेंट से बना है और ये भी एक आर्क से, छोटी आर्क से बना है ना। तो जो बड़ी आर्क और सेगमेंट से मिलकर, जो सॉरी कॉर्ड से मिलकर बना है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए एक सेक्टर किससे मिलकर बनता है और एक सेगमेंट किससे मिलकर बनता है, तो क्या आंसर दोगे। तो आंसर है कि देखो सर, सेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं
सेक्टर में ये सेंटर होता है और ये दो रेडियस बनाते हैं, तो दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर सर्कल बनता है, ये सेक्टर बनता है। दो रेडियस और एक आर्क से क्या बनता है? सेक्टर। ठीक है ना। तो अगर सेक्टर के बारे में पूछा जाए तो आप सेक्टर किस किस से मिलकर बनता है? दो रेडियस। दो रेडियस का प्लूरल जो होता है उसको रेडियाई कहते हैं। तो वो किस किस से मिलकर बनता है? रेडियाई एंड, और वहां पर क्या होती है? एक आर्क। तो सेक्टर तो रेडियाई और आर्क से मिलकर बनता है, जबकि सेगमेंट सर किससे मिलकर बनता है? कॉर्ड से और आर्क से। किससे मिलकर बनता है? कॉर्ड एंड आर्क। ये वाली बात बच्चों क्लियर रखनी चाहिए सभी बच्चों को। ठीक है, सेगमेंट कॉर्ड एंड आर्क से मिलकर बनता है, जबकि सेक्टर रेडियाई एंड आर्क से मिलकर बनता है। ठीक है, अब हम इंटरेस्टेड इसमें हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि एक सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता होगा और एक का माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता होगा और एक मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता होगा। ठीक है, तो हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 एरिया को निकालना। कौन से वाले एरिया सर? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो ध्यान दो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब प्यारे बच्चों देखो, ये मेरे पास सपोज करो कोई एक सर्कल है और इस सर्कल में ये मेरे पास एक माइनर सेगमेंट है और हम लोग जानना चाहते हैं इस पार्ट का एरिया कितना होगा। ठीक है, अब इसका एरिया निकालने के लिए हमने एक तरीका बनाया, एक मेथड बनाया। क्या? कि इस सर्कल का कहीं ना कहीं कोई एक सेंटर रहा होगा। ठीक है, और उस सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे अगर हम, तो ये क्या आ जाएगी? एक रेडियस। और इस सेंटर से अगर हम इसको ज्वाइन करें तो यहां भी क्या आ जाएगी? रेडियस। आया ना? सेंटर से ए को और बी को ज्वाइन करने पर ये रेडियस आ जाएंगी। अब हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ इतना एरिया निकालने में, हम सिर्फ इतना एरिया निकालना चाहते हैं, ये एरिया कितना रहा होगा। तो हमने कहा एक तरीका है कि हमारे पास एक तो इतना बड़ा एरिया है। कितना बड़ा एरिया? इतना बड़ा, जो दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर बन रहा है। एक तो हमारे पास इतना बड़ा एरिया है। अगर उस एरिया में से किसी भी तरह से क्या माइनस कर दिया जाए, क्या हटा दिया जाए? इस ट्राइंगल का एरिया हटा दिया जाए। इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया हटा दिया जाए तो क्या बच जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बिल्कुल सिंपल है। फिर से हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो ये वाला एरिया हम कैसे निकालें? तो बिल्कुल सिंपल है। ये क्या है? एक सेक्टर, दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर बनने वाले को सेक्टर ही तो कहते हैं। तो ये क्या है? एक सेक्टर। इस सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्राइंगल के एरिया को हम माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा? सेगमेंट का एरिया। तो सबसे पहली चीज जो मैं नोट कर रहा हूं वो ये कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकाला जाता है। तो आंसर है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल होता है इसके एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो भी वहां पर ट्राइंगल बन रहा है वो। ये हमारे पास माइनर सेगमेंट निकालने का एरिया तरीका है। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इतनी बात समझ आती है क्या? यस और नो बताओ। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, कौशल। कौशल, सेगमेंट फिर से थोड़ा बता दीजिए। मैं तो बहुत बता रहा हूं, आप थोड़ा पूछ रहे हो। देखो
और मैं फिर से कोई एक नई बात नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा ध्यान रखो स्क्रीन पर। ऐसा तो नहीं है साइड में कहीं पर ऑनलाइन क्लास चल रही है तो मजे ले रहे हो, ऐसा तो नहीं है? हाँ, फिर आप अच्छा देखो, बोर्ड पर ध्यान देना और अपनी आवाज बताते जाना यस और नो करके कि समझ आया या नहीं आया, ठीक है? ये एक सर्कल है और इस सर्कल में ये दो पॉइंट हैं, कहीं पर भी दो पॉइंट ले लो, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कॉर्ड कहते हैं, ठीक है? जैसे ही ये आप कॉर्ड बनाओगे तो यहाँ पर दो पार्ट बन जाएंगे, एक छोटा पार्ट और एक बड़ा पार्ट। इस छोटे वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट कहते हैं। इसमें कोई डाउट है क्या? जैसा नो बोलते जाओ फटाफट से। तो पहले क्या डाउट आ रहा था? ये पहले पहले मैंने कम से कम 10 बार बोला होगा ये चीज कि एक सेगमेंट है क्या? नोट डाउन कर रहे थे सर। अरे अरे भाई, नोट डाउन आप क्यों कर रहे हो? देखो मैंने आपको एक बात समझाई है। अब ये तो चल रही है ऑनलाइन क्लास, अगर ये मेरी ऑफलाइन क्लास चल रही होती तो सबसे पहला रूल एक है जीएस क्लासेस का, जो बच्चे ऑफलाइन वाले भी हैं जो अभी ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उनको भी पता होगी ये बात। सबसे पहला रूल ये है कि जब मैं बोर्ड पर कुछ लिखूंगा चौक से या इससे, जब मैं बोर्ड पर मैं लिखूंगा तो मेरे बच्चे का पेन नहीं चलना चाहिए। बस एक रूल है, बस बाकी और कुछ रूल नहीं, सिर्फ एक रूल कि जब मैं यहां पर लिखूंगा तो आप वहां पर कुछ ना लिख रहे हो, समझ रहे हो? तो आप आराम से स्मूथली सब जाएगा यहां पर, नहीं तो सब ऊपर से निकल जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। मैं वहां कुछ बता रहा हूं, आप नीचे कुछ लिख रहे हो, क्या समझ आएगा? आगे से याद भी रखना, ठीक है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो गया? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है? अच्छा, अब देखिए यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है सर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या? 360 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो सर हमें आता है। मेन प्रॉब्लम सर हमारी ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालें। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें निकालना आता ही नहीं है, या आता है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना? तो आंसर है हाँ, आता तो है, डिपेंड करता है कि कैसा ट्राइंगल है। तो उसी के अकॉर्डिंगली बच्चों हम यहाँ पर अपने केस बना लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है? क्या बना लेते हैं? डिफरेंट डिफरेंट केस बना लेते हैं। तो सबसे पहला केस बच्चों में क्या बना रहा हूं कि मेरे पास एक ऐसे सेगमेंट का मुझे एरिया निकालना है जिसमें सेक्टर का जो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल सपोज करो 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 90 डिग्री, ठीक है? कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो बताओ ये वाला जो आपका माइनर सेगमेंट है इसका एरिया आप कैसे निकालोगे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि सेक्टर के एरिया में से, ये जो सेक्टर है इसके एरिया में से माइनस कर देंगे क्या? ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ये तरीका है, इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो यही हम नोट कर रहे हैं, नोट कर लो। यहां पर क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारा ट्राइंगल का नाम है ए ओ बी, ये ट्राइंगल ए ओ बी इसका। अब एरिया ऑफ सेक्टर ये तो सर पढ़कर आए हैं हम पहले से, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या? 360 डिग्री, ये होता है, ठीक है? अब इस ट्राइंगल का एरिया कौन बच्चा बताएगा कि अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है? तो सर ये तो छोटे बच्चों वाली बात है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल हो राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल के केस में
राइट एंगल ट्राइंगल के केस में सर हम लोग पढ़कर आए हैं छोटी क्लासों से कि उसका एरिया निकलता है ऐसे, हाफ बेस इनटू हाइट। सबने पढ़ा है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला पढ़कर आए हो। अच्छा, अब प्यारे बच्चों यहां पर पाई आर स्क्वायर थीटा ऐसे ही ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन बेस बताओ, इस ट्राइंगल का बेस कितना है? यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है, बताओ बेस कितना है? तो सर बेस तो आर है। बेस क्या है? आर। और हाइट क्या है? हाइट भी सर आर है। हाइट भी क्या है? आर। तो इसका मतलब हमारा जो सेक्टर का एरिया होगा वो क्या रहा होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? 1/2 आर स्क्वायर। तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि जब भी हमें सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना हो और उस ट्राइंगल के में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो उसका जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है? हाफ इंटू आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हमारा छोटा ऐसा एक ट्रिक बन गया है ना, एक छोटा रिजल्ट बन गया, हाफ आर स्क्वायर। अब से राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा इस चैप्टर के अंदर? हाफ आर स्क्वायर, ये हुआ करेगा। ठीक है, तो अब बार बार इतना सब कुछ ना लिखकर हम क्यों ना एक काम करें कि ट्राइंगल के एरिया का ही रिजल्ट आपको लिखवा दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के एरिया का रिजल्ट। तो मैं सिर्फ उतना ही रिजल्ट आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ इतना रिजल्ट, कितना? केवल ट्राइंगल के एरिया का रिजल्ट आपको लिखवा रहा हूं। तो ओके, ये ठीक है, ये ठीक है। केवल आपको ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाएगा सिर्फ उसका रिजल्ट लिखवा देते हैं सारे केसेस में, बाकी का सब कुछ सेम ही रहने वाला है। ठीक है ना, बाकी का सब कुछ कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो केस 1 क्या बनाएंगे? केस 1, केस 1 ये कि जब हमारा थीटा कितना हो? 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तो आंसर 1/2 बेस इंटू हाइट, और 1/2 ऐसे, ठीक है, बेस भी रेडियस होगा, हाइट भी रेडियस होगा, तो ट्राइंगल का एरिया उस केस में क्या होगा? 1/2 आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 1/2 आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया 90 डिग्री का केस। अब बात करो इससे आगे, केस 2। केस 2, केस 2 क्या सर? केस 2 में आप ऐसा मान लो कि आपके पास ये सेगमेंट है और ये सेक्टर है, ठीक है, और इस सेक्टर में यहां पर एंगल बन रहा है, सपोज करो 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। अब बताओ 60 डिग्री बनेगा तो एरिया कैसे निकाला जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ कैसे निकालोगे? थीटा की वैल्यू जब 60 डिग्री हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी कैसे निकालोगे? तो आंसर है सर, देखो, अगर ये आपने कहा 60 डिग्री है और ये रेडियस है आर और ये भी रेडियस है आर, ठीक है, और अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे रहे होंगे? इनके अपोजिट एंगल भी आपस में कैसे रहे होंगे? इक्वल रहे होंगे। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये दोनों एंगल भी कितने कितने आ गए होंगे? 60 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, फिर से एक बार, अगर यहां पर सेंटर पर बनने वाला एंगल अगर 60 डिग्री हुआ, ठीक है, तो ये दोनों रेडियस हैं क्योंकि, तो ये दोनों साइड आपस में कैसी होंगी? इक्वल। और ट्राइंगल की अगर ये दो साइड आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल। एंगल सम, फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो इन दोनों एंगल का आंसर कितना आएगा? 60 डिग्री। तो इसका मतलब जब यहां पर सेंटर पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री का होता है तो जो हमारा ट्राइंगल होता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। और जब इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा तो उसका एरिया तो हम पढ़कर आए हैं छोटी क्लासों में, क्या होता है? √3/4 इंटू में क्या? साइड का स्क्वायर। √3/4 इंटू में क्या? साइड का स्क्वायर। और साइड की अगर हम बात करें
तो साइड यहाँ पर क्या है एक्चुअल में, रेडियस है। इस ट्राइंगल की जो साइड है ये क्या है एक्चुअल में, रेडियस है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा √3/4 इंटू साइड, साइड का मतलब रेडियस, आर का स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास एरिया का फॉर्मूला रहेगा। तो आपको दोनों बता दिए मैंने, आपको दोनों बता दिए। कौन कौन से बता दिए कि जब 90 डिग्री हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे क्या लिखोगे, ½ R² के इक्वल होता है। और जब 60 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो √3/4 R² के इक्वल होगा। ये तो हो गए दो केस, ठीक है। पहले इन दोनों केस में बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये दोनों केस क्लियर हो रहे हैं? ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल का एरिया कहां पर यूज करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया सर हम यहां पर यूज किया करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल में, इस जगह पर। हमें पता है कि सेगमेंट का अगर हमें एरिया निकालना है तो वो इक्वल होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल के। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें पता है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बात ये है कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये डिफरेंट डिफरेंट होगा, हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा। कहीं यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला करोगे आप, ½ R² से। अगर मान लो यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा होगा तो आप एरिया कैसे निकाला करोगे, √3/4 R² से, ऐसे। ठीक है, दो केस हो गए। फिर इसके बाद बात आती है थर्ड केस की। थर्ड केस क्या है, केस नंबर थर्ड। अब केस नंबर थर्ड ये है कि ना तो 90 डिग्री हो और ना ही 60 डिग्री हो, कोई भी एनी एंगल हो, मतलब 30 डिग्री 45 डिग्री एनी कोई भी एंगल हो। तब उस केस में सर एरिया कैसे निकालेंगे, तब कैसे करेंगे? तो आंसर है कि सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक रिजल्ट बनाकर दिखाता हूं जो कि एक शॉर्ट ट्रिक की तरह काम करेगा, जिसको हमने डेवलप किया था एक क्लास के अंदर और रैंडमली ये रिजल्ट हमने बना लिया था। देखो ऐसे बनाया था इस रिजल्ट को कि अगर मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा सेक्टर आ गया, ऐसा सेक्टर आ गया जिसमें यहां पर कोई भी एंगल बन रहा है थीटा, एनी एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। और मुझे उसका ट्राइंगल का एरिया निकालने की जरूरत है। तो अब मैं कैसे निकालूंगा उसका एरिया? तो उसका हमने एक तरीका बनाया है। उसका तरीका क्या है बच्चों कि यहां पर ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें यहां पर रेडियस है, ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस है। अब ये वाला जो पार्ट मैं आपको समझा रहा हूं इसमें सारी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, सारी की सारी क्या यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्री। और फिर उसके बाद आप एक शॉर्ट ट्रिक बना लोगे जिससे आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो कभी भी जब एंगल गिवन हो, किसी भी चैप्टर में, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। तो अभी यहाँ पर जो भी मैं ट्रिग्नोमेट्री के टर्म लिखूंगा वो सब, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको अभी फिलहाल के लिए वो याद रखने पड़ेंगे। जब आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ चुके हो अगर या पढ़ोगे तो फिर आपको वो टर्म क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम करने वाले हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के टर्म यूज करेंगे। ओके करते हैं, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम बच्चों हम ये कर रहे हैं, सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर वॉट एवर कोई भी एक एंगल गिवन होगा, गिवन होने दो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस जगह पर अपनी तरफ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस जगह का कुछ नाम रख देते हैं, सपोज करो एम। क्या नाम रख देते हैं, एम नाम रख देते हैं, ठीक है, रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लो इस जगह पर बच्चों हमारा कोई भी एक एंगल गिवन है, मान लो 120 डिग्री गिवन है, सपोज करो ये पूरा एंगल कितना गिवन है, कंप्लीट एंगल कितना गिवन है, 120 डिग्री, ठीक है। तो जब जैसे ही आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये जो 120 डिग्री है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री में। क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, ये क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है सर्कल के अंदर। तो अगर यहाँ पर कंप्लीट एंगल मान लो 120 डिग्री बन रहा है तो ये एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से इसको 60 डिग्री और 60 डिग्री में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो बता सकते हो ये एंगल कितना रहा होगा,
इस एंगल को बता सकते हो कितना रहा होगा, ये बताओ, ये एंगल कितना रहा होगा? तो आंसर एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा लो सर। अगर ये 60 है तो ये कितना रहा होगा? 30 डिग्री रहा होगा। कितना रहा होगा? 30 डिग्री रहा होगा। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में? तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, हमारा जो गिवन एंगल होगा उसी गिवन एंगल के हिसाब से यहां पर एंगल को हाफ कर लेंगे। इस जगह पर क्या कर लिया करेंगे? हाफ कर लिया करेंगे। ठीक है, और फिर आप अपना फाइनली जो भी आपका आंसर है वो निकाल लिया करोगे। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल यही कर रहा हूं कि यहाँ पर जो है एंगल को हाफ कर ले रहा हूं और यहाँ पर लिख लेता हूं कुछ भी एंगल, सपोज करो थीटा। यहाँ पर कुछ भी एंगल क्या लिख लेता हूँ? थीटा लिख लेता हूँ। ये वाला जो एंगल है थीटा, ये गिवन एंगल के हाफ के इक्वल है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर भी थीटा है और यहाँ पर भी क्या है? थीटा है। तो ये पूरा एंगल जो भी रहा होगा वो 2 थीटा के इक्वल रहा होगा। किसके इक्वल रहा होगा? 2 थीटा के इक्वल रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब बच्चों थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या यूज कर रहे हैं उसकी बात ध्यान से सुनो। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, किसी भी ट्राइंगल का मान लो एरिया निकालना है, ट्राइंगल AOB का मान लो आपको क्या निकालना है? एरिया। अब किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो बेस की जरूरत होती है और एक बच्चों हाइट की जरूरत होती है। किस किस की? बेस की जरूरत होती है और हाइट की जरूरत होती है। अब बेस आप कैसे निकालोगे? इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा? ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा? बेस है AB। इस ट्राइंगल का बेस क्या है? AB है। तो इस ट्राइंगल का बेस लिख लो AB। ठीक है, और हाइट क्या है? OM। हाइट क्या है? OM। फिर से इस ट्राइंगल का अगर हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो इस ट्राइंगल के लिए बेस तो ये है और हाइट OM है। अगर कैसे भी AB और OM की वैल्यू पता चल जाए किसी भी तरह से, तो हमारा एरिया निकल कर आ जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या क्या निकालना है? एक तो AB निकालना और OM निकालना, दो चीजें निकालना हमारा टारगेट है। ठीक है, ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान के यहां पर छोड़ देते हैं और अभी हम लोग AB और OM की कैलकुलेशन करेंगे। ओके, AB की कैलकुलेशन करा रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे करा रहा हूं। मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल का नाम है AOM। ट्राइंगल का नाम है AOM। इस ट्राइंगल AOM में मैं क्या कर रहा हूं? साइन थीटा निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? साइन थीटा। निकालो साइन थीटा सर। तो साइन थीटा अगर मैं निकालता हूं तो बच्चों, अच्छा मैं एक काम कर रहा हूं थोड़ा सा और इजी करने के लिए ना, यहां पर ये जो कंप्लीट एंगल जो आपको गिवन होता है ना, उसको मैं थीटा लिख देता हूं। तो ये इस वाले एंगल को θ/2 लिख देता हूं। ठीक है, कंप्लीट एंगल अगर थीटा है तो यहां पर इसका हाफ रहा होगा ये वाला एंगल θ/2। तो मैं यहां पर θ/2 लिख देता हूं। ठीक है, तो मैं क्या निकाल रहा हूं? साइन थीटा निकाल रहा हूं। अब साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये अभी के लिए याद रखो। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पता होगा पहले से कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको नहीं पता है, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, वो याद रखें अभी कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, अब साइन θ/2 ये वाला एंगल हम यूज कर रहे हैं। ये एंगल, कितना एंगल यूज कर रहे हैं सर हम? कितना एंगल? ये इतना हाफ एंगल, ये θ/2 है। तो इस एंगल के सामने वाली जो ये साइड होगी ये हमारा परपेंडिकुलर होगी। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इसलिए जब हम यहां पर लिखेंगे तो परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे? AM। परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे? AM। और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? तो आंसर है ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस हमारा क्या होगा? OA। हाइपोटेनस हमारा क्या होगा? OA। और OA एक्चुअल में है क्या? रेडियस है R। OA क्या है? R। तो AM अपॉन में क्या? R। ये आ जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। ये एक सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर ये एक कंप्लीट एंगल हमें गिवन है थीटा, पूरा एंगल थीटा है ये। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं
तो ये इस थीटा को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये दोनों ही एंगल कितने हो जाएंगे, थीटा बाय टू, थीटा बाय टू। ठीक है, ये दोनों हाफ हाफ एंगल हो जाएंगे। लेकिन हम इस वाले ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल है थीटा बाय टू, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो हमारा जो साइन वाला जो फॉर्म एंगल होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। तो हम एंगल ये लेकर चल रहे हैं साइन थीटा बाय टू। तो साइन थीटा बाय टू के लिए हमारा जो रेशियो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर एंगल यहां बन रहा है तो परपेंडिकुलर ये रहा होगा AM, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो हमारी हाइपोटेनस होती है, तो वो हमने यहाँ पर R लिख दिया। अब ये वाला जो R है ये इधर आ जाएगा, R साइन थीटा बाय टू, और इधर क्या चल रहा है, AM। इधर क्या चल रहा है, AM। ठीक है, हमने AM की वैल्यू निकाल ली, कितनी, R साइन थीटा बाय टू। बट हमें AM नहीं चाहिए, हमारा टारगेट क्या निकालना था, AB निकालना। AB पूरा निकालना है हमें। तो AB को अगर AM पता है तो AB बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। क्यों, क्योंकि AB क्या होगा, ट्वाइस होगा AM का। जो एक कंप्लीट AB है वो इस AM का क्या होगा, ट्वाइस। तो आप AB बड़े आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो आप यहां पर लिखो AB इक्वल होगा किसके, ट्वाइस ऑफ AM के। ट्वाइस ऐसे ही ठीक है, AM की वैल्यू कितनी, R साइन थीटा बाय टू। ये AM की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, R साइन थीटा बाय टू। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, AB की। एक काम हो चुका, हमें किसकी जरूरत थी, AB की। AB आ चुका, AB कितना आया है, 2R साइन थीटा बाय टू, ये निकल कर आया है। ठीक है, अभी और किसकी जरूरत है, OM की जरूरत है। तो OM भी कैलकुलेट कर लो। देखो OM कैसे कैलकुलेट करोगे, OM कैलकुलेट करने के लिए मैं इसी ट्रायंगल में cos थीटा बाय टू निकाल रहा हूं। इसी ट्रायंगल के अंदर क्या निकाल रहा हूं, cos थीटा बाय टू। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री में cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर इस एंगल की बात हो रही है थीटा बाय टू की, तो इसके साथ वाली जो साइड होगी, एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो बेस होती है। तो थीटा बाय टू जो एंगल बन रहा है इसके साथ वाली साइड क्या है, OM। तो यहां पर बेस की जगह आप लोग क्या लिखोगे, OM लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, OM। और अपॉन में हाइपोटेनस। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ये हाइपोटेनस होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, R। ठीक है, ये आया। अब इस R को इधर ले जाकर लिख लो, R cos थीटा बाय टू, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, OM। अब बच्चों हमारे पास दो चीजें आ चुकी, AB है, OM है। ये AB और OM की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, इस ट्रायंगल AOB का एरिया निकल कर आ जाएगा। क्योंकि इस ट्रायंगल AOB का एरिया क्या था, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे तो देखो हमारा क्या आंसर बनेगा। एरिया, एरिया किसके इक्वल चल रहा था, 1/2 AB इंटू OM के इक्वल चल रहा था। हाफ बेस, बेस AB की वैल्यू कितनी है, ये 2R साइन थीटा बाय टू, ये इंटू OM की वैल्यू कितनी है, R cos थीटा बाय टू, R cos थीटा बाय टू, ये है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लो थोड़ा सा। देखो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लो, देखो कैसे करोगे। R cos थीटा बाय टू, ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो। अब देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक R ये लिखा हुआ है, एक R ये लिखा हुआ है, तो क्या बन गया, R स्क्वायर। और आगे क्या चल रहा है, 1/2। और ये वाला जो 2 है, और साइन थीटा बाय टू, और कॉस थीटा बाय टू, ये मैंने एक साथ लिख लिए। क्या कर दिया, एक बार फिर से, ये वाला R और ये वाला R ये लिखा हुआ है R स्क्वायर, ये वाला हाफ ये लिखा हुआ है, ये वाला 2 ये साइन थीटा बाय टू और कॉस थीटा बाय टू, ये एक साथ लिख लिए। ये एक साथ क्यों लिख लिए, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है। जब आप क्लास 11th में जाओगे तो वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ोगे कि ये 2 साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू जो होता है ये साइन थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के।
ये आप वहां पर जाकर पढ़ोगे, ठीक है। तो 1/2 r² ऐसे ही, ठीक है। और ये हमारे पास किसका आंसर आ गया? एरिया का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? एरिया का आंसर आ गया। तो एरिया किसी भी ट्राइंगल का, किसी भी ट्राइंगल का एरिया, मतलब कोई भी एंगल गिवन हो, उसका एरिया क्या होता है? 1/2 r सॉरी r² sin थीटा, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 r² sin थीटा। अब बच्चों, ये जो मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाया है, इस डेरिवेशन, ये एग्जाम में डेरिवेशन कभी नहीं आएगा। पहली बात तो ये, ना आपको बुक में लिखा हुआ दिखाई देगा। आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे होगे, कोई भी बुक पढ़ रहे होगे, आपको किसी बुक में ये डेरिवेशन नहीं मिलेगा। किसी बुक में आपको ये फॉर्मूला निकालकर ऐसे ड्राइव करके नहीं दिखाया होगा। पहली बात तो ये, तो इस एग्जाम में तो ये आपका कभी आएगा नहीं। नंबर एक चीज तो ये फॉर्मूला हमने शॉर्ट ट्रिक के लिए बना लिया है कि कभी भी किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो उसका एरिया 1/2 r² sin थीटा हुआ करता है। इसको निकाला कैसे? निकालने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है। किसका यूज किया है? ट्रिग्नोमेट्री का। और वो कैसे यूज किया है कि यहां पर एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, कंप्लीट एंगल। यहां पर एक एंगल गिवन है, मैं थीटा, ये कंप्लीट एंगल सपोज करो हमें कितना गिवन है? थीटा गिवन है। इस एंगल से ये जो थीटा एंगल है ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, जब हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जब यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल हमारा θ/2 और ये वाला एंगल भी θ/2 बच जाएगा। फिर ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हम लेकर चलेंगे और इस ट्राइंगल में हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा, अब थीटा की जगह एंगल हमारा θ/2 है तो θ/2 यूज करेंगे। एंगल के सामने वाली वह साइड परपेंडिकुलर होती है तो यहाँ परपेंडिकुलर लिख देंगे। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है तो उसको यहाँ पर आर लिख देंगे। ये आर इधर आ जाएगा। अब हमें ए एम की जरूरत नहीं है, हमें तो ए बी की जरूरत है। तो ये जो कंप्लीट ए बी है इस ए एम के ट्वाइस के इक्वल होगा, तो यहाँ पर इंटू 2 करा देंगे और ए एम की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई? ए बी की वैल्यू। जब ए बी की वैल्यू आ जाएगी फिर इसके बाद इसी ट्राइंगल के अंदर हम लोग cos θ/2 निकालेंगे। तो cos θ/2 के लिए बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा, बेस OM और हाइपोटेनस R, ये। और ये R इधर मल्टीप्लाई में लेकर आ जाओगे तो OM की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास OM है और बेस है ना, हाइट भी है और बेस भी है। उन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे और यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, 2 sin θ/2 cos θ/2 किसके इक्वल हुआ करता है? साइन थीटा के। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे क्लास 11th में जाकर, तो ये साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये एक शॉर्ट फॉर्मूला बन गया किसी भी ट्राइंगल के लिए, किसी भी ट्राइंगल के लिए। मतलब 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी एंगल दिया हो तब निकल जाएगा। तो आंसर है हाँ, कोई भी एंगल दिया हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास कोई एक इस तरह का क्वेश्चन आया, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आया, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है सपोज करो, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। अब इससे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो आप वैसे तो आपको पता है कि इस ट्राइंगल का एरिया आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। कैसे? हाफ बेस इनटू हाइट से, है ना। लेकिन आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। देखो एरिया का फॉर्मूला कैसे लगाओगे? 1/2 r², ऐसी, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? ये एंगल हमारा 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिख लो 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 1/2 r²। साइन 90 की वैल्यू अभी के लिए याद रखो कितनी होती है? 1। तो हमारा एरिया का आंसर कितना आएगा? 1/r², 1/2 r²। और ये मैंने आपको निकाल कर भी दिखाया था कि 90 डिग्री वाला जब केस होता है, कौन सा वाला केस? 90 डिग्री के केस में। और 90 डिग्री के केस में मैंने आपको निकाल कर दिखाया था कि ये एरिया किसके इक्वल होता है? 1/2 r² के। तो वो जो मैंने फॉर्मूला आपको बनाकर दिया है वो फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले से कोई भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है। तो देखो ये निकल कर आया था, ठीक है। अब जैसे मान लो ये जो हमने एक फॉर्मूला डेवलप किया है, इसी फॉर्मूले से 90 डिग्री के अलावा मान लो 60 डिग्री बन रहा हो, तो सपोज करो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री की जगह 60 डिग्री दे रखी हो, तो तब उस केस में क्या होगा?
तो उस केस में देखो आप एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, ध्यान रखना कितनी होती है, √3/2। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू रख दी हमने √3/2 साइन 60 की वैल्यू। अब जब आपने यहाँ पर पुट किया तो हमारा आंसर आएगा √3, 2 इंटू 2 कितना 4, और साथ में क्या आर स्क्वायर। तो 60 डिग्री के लिए जो एरिया होता है ट्रायंगल का वो क्या होता है, √3/4 आर स्क्वायर होता है, √3/4 आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये मैंने आपको निकाल कर भी दिखाया था। आप देखो यहाँ पर जब मैंने आपको 60 डिग्री का केस निकाल कर दिखाया था तो 60 डिग्री के केस में हमारा एरिया क्या आया था, √3/4 आर स्क्वायर। तो ये तो हमने इंडिविजुअल केस देखे थे, लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मूला बनाकर हमने तैयार कर लिया है, इस फॉर्मूले से आप किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हो। ये तो हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर मान लो 30 डिग्री गिवन हो, तब क्या करेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री गिवन हो तो निकाल देंगे कैसे, देखो एरिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, बोलो 30 डिग्री। यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिखोगे, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री रखो। ठीक है, 30 डिग्री रखो इसको। तो देखो कैसे करोगे, देखो 1/2 आर स्क्वायर साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है, 1/2 आर स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आर स्क्वायर और 2 इंटू 2 कितना 4। तो यानी कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाएगा, r²/4 करके। जब भी थीटा हमारा कंप्लीटली 30 डिग्री गिवन हो तो उस केस में बच्चों क्या होगा, जो हमारा एरिया का आंसर आएगा वो कितना आएगा, r²/4 निकल कर आएगा। ठीक, अगर मान लो सपोज करो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी हो सर, तब उस केस में एरिया कैसे निकाला जाएगा ट्राइंगल का, तो आंसर है 1/2 आर स्क्वायर और थीटा की जगह 45 डिग्री लिखोगे, साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो हमारा जो एरिया होगा वो r²/2√2 के इक्वल होगा, r²/2√2 के इक्वल होगा। ये बच्चों वो जनरल फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले की हेल्प से, ये वाला जो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी एंगल के लिए आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, अपना ट्रायंगल का आंसर, ट्रायंगल के एरिया का आंसर निकाल सकते हो किसी भी एंगल के लिए। ठीक है, ये बच्चों वो जनरल फॉर्मूला हुआ। अब इसमें आपको क्या तैयार करना है, आपको ये डेरिवेशन तैयार नहीं करना है। ठीक है, आपको ये डेरिवेशन तैयार नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या तैयार करना है कि ये वाला फॉर्मूला याद करके जाना है शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में, कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इनमें से जो आपके रिजल्ट हैं, जैसे सपोज करो सर मान लो, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आपका इसी टर्म में आएगा, तो ऑफकोर्स ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके होगे, तो आपको सारे साइन की वैल्यू आपको याद करके ही जा रहे होगे, सारी साइन की वैल्यू आपको आती होंगी। अब मान लो सपोज करो कोई बच्चा साइन की वैल्यू उसे याद नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि फिर आपको ये वाले रिजल्ट याद होने चाहिए, ये वाले फॉर्मूले। 90 डिग्री अगर के एंगल गिवन हो तो हाफ आर स्क्वायर होता है, 60 डिग्री गिवन हो तो √3/4 आर स्क्वायर निकालते हैं, और 30 डिग्री गिवन हो तो r²/4 होता है, 45 डिग्री गिवन हो तो r²/2√2 होता है। ये वाले रिजल्ट आपको उस केस में याद करने पड़ेंगे। तो या तो ये इतने सारे रिजल्ट याद करो या ये एक फॉर्मूला याद करो बस। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद कर रहे हो तो फिर साइन थीटा की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। और ये चीजें आपको अलग से नहीं याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में ये वाली सारी की सारी वैल्यू पहले से आपको याद हो रखी होंगी। तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद करने से आपके सारे ट्राइंगल का एरिया निकल कर आ जाता है। तो फिर जो एरिया ऑफ सेगमेंट वाली जो प्रॉब्लम है आपकी, एरिया ऑफ सेगमेंट जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन चल रहा था, एरिया ऑफ सेगमेंट में वो कैसे निकाला जाता है, एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर का एरिया में से
ट्राइंगल का एरिया माइनस किया जाता है। तो सेक्टर का एरिया तो बड़े आसानी से निकल जाएगा क्योंकि रेडियस गिवन होगी और एंगल गिवन होगा। बट बात आ रही थी एरिया ऑफ ट्राइंगल की। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमें बच्चों फॉर्मूला पता चल चुका है और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला हमने क्या निकाला, देखो वो फॉर्मूला हमने क्या निकाला, ये फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया है, जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया ये हमारा एरिया का फॉर्मूला हो गया 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला मैं वहां पर नोट कर देता हूं, 1/2 r स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला मैं यहां पर नोट कर देता हूं, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर एंगल की वॉट एवर जो भी वैल्यू दो वो यहां पर पुट करते जाओ, रेडियस की जो भी वैल्यू दो वो यहां पर पुट करते जाओ और आपका किसका एरिया निकल कर आ जाएगा? माइनर सेगमेंट का एरिया निकल कर आ जाएगा। अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, ये तो बात हुई माइनर सेगमेंट की। अब इस चैप्टर के अंदर लास्ट चीज जो हमें एज अ कॉन्सेप्ट पढ़नी है वो क्या है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे? ये आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में जब आप एक कॉर्ड बनाते हो तो एक कॉर्ड बनाने पर दो सेगमेंट आ जाते हैं, एक मेजर सेगमेंट आ जाता है और एक माइनर सेगमेंट आ जाता है। अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, सिर्फ इसका एरिया निकालना है, मेजर वाले पार्ट का, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो बिल्कुल सिंपल है सर, इस सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो। सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो तो आपके पास किसका एरिया बचेगा? मेजर सेगमेंट का। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट? आंसर इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, बात आई समझ में? सर्कल के एरिया में से क्या किया जाए? सेगमेंट का एरिया अगर माइनस कर दिया जाए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात हो रही है। सर्कल के एरिया में से सेगमेंट का एरिया माइनस कर दिया जाए तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल कर आ जाएगा। अब बताओ एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं? तो आंसर है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला अभी अभी आप लोग पढ़कर आए हो, क्या बोलो? एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करते हैं क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या करते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी अभी तो पढ़ा था सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो माइनर सेगमेंट के एरिया में मैंने यही लिख दिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा पाई आर स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या? 360 डिग्री। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये अभी हमने सॉल्व किया है, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है? 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये हुआ करता है। ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ इसका मेजर सेगमेंट का एरिया निकल कर आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकाला सर? सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो
तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा इसका। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। इस माइनस की वजह से ये माइनस का और ये प्लस का, ये हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ये समझ आया कैसे सीबीएसई वाले बच्चे जो 2022 में एग्जाम देंगे उन बच्चों के लिए ये स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि in calculating area of segment of circle and problem should be restricted to central angle 60 degree and 90 degree only, 60 degree and 90 degree only, ये बोला हुआ है उन्होंने। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि जो मैंने आपको फॉर्मूला बनाकर दिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसको किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट देख रहे हो या कोई भी किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए किसी को यूज करना हो वो उस फॉर्मूले को कर सकता है। ठीक है, सीबीएसई के वाले जो स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले क्योंकि पढ़ने हैं, तो अगर मैं उनके लिए एक छोटा नोट्स बनाऊं तो वो क्या रहा होगा, उनके लिए जो छोटा नोट्स होगा वो ये वाला पेज। इसमें मैंने ये जो दो केस करके दिखाए थे 90 डिग्री, यहाँ पर जो दो केस मैंने आपको करके दिखाए हैं, एक तो 90 डिग्री वाला केस वाला फॉर्मूला याद रखना है हाफ आर स्क्वायर, और एक 60 डिग्री वाला √3/4 आर स्क्वायर। तो सीबीएसई वाले बोर्ड वाले बच्चे जो 2022 में पेपर देंगे उनके लिए 22 में या फर्स्ट टर्म में देंगे तो 21 ही हो गया, अगर फर्स्ट टर्म में आ रहा है चैप्टर, तो 2021 में जो फर्स्ट टर्म में देंगे उनके लिए 90 डिग्री और 60 डिग्री वाले सिर्फ ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं, और बाकी और कोई नहीं यूज करना है। ठीक है, मतलब ये कि ये वाला जो 30 डिग्री वाला जो मैंने कराया, 45 डिग्री के जो फॉर्मूले बनाए है ना, 30 डिग्री 45 डिग्री, ये कोई भी फॉर्मूला नहीं आएगा उनके पेपर में। सिर्फ और सिर्फ कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ट्राइंगल के लिए उन्हें, 1/2 आर स्क्वायर और √3/4 आर स्क्वायर। और एनसीईआरटी की बुक में या कोई भी दूसरी बुक पढ़ रहे हैं, आरएस आरडी एनीथिंग कुछ भी पढ़ रहे हैं, या कोई भी एमसीक्यू कर रहे हैं, अगर उस एमसीक्यू में 60 डिग्री और 90 डिग्री दिया है तो उसको करेंगे, अगर 60 डिग्री और 90 डिग्री नहीं दिया है तो उसको नहीं करेंगे। इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर मैं एनसीईआरटी से देखूं तो कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें इस साल सीबीएसई वाले बच्चों को करने हैं, तो वो क्वेश्चन नंबर मैं बच्चों को लिखा देता हूं जिससे उनको हेल्प होगी उसको करने में, सिलेबस को करने में, जिसको कि फालतू क्वेश्चन ना कर लें कोई। कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो करने हैं, तो एक्सरसाइज 12.1 करनी है कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज 12.2 15 करना है और 16 करना है, 15 करना है और 16 करना है। तो इसमें से केवल ये देख लो जो नहीं करने उन पर क्रॉस लगा लो, क्वेश्चन नंबर 2 पर क्रॉस लगा लो। देखो जो नहीं करने हैं इस वाली एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 2 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्वेश्चन नंबर 2 और 14 नहीं करना है बस इस वाली एक्सरसाइज में 12.3 में। और 12.2 में कौन सा नहीं करना है, थर्ड नहीं करना है, 4 5 6 7 8 7 नहीं करना है, फिर इसके बाद 9 10 11 12 ये सब नहीं करने हैं। ठीक है, इतना काम आपको करना है। और 12.1 में, एक्सरसाइज 12.1 में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या यूज करोगे बोलो, 2 पाई आर। एक्सरसाइज 12.2 एंड 12.3 में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे,
एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, अब क्योंकि दो ही एंगल आ रहे हैं, तो दो एंगल अगर आ रहे हैं तो बच्चों वहां पर एरिया ऑफ सेक्टर जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो वहां पर एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो 1 बाय, यहाँ सिंपली मैं लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर बाय 4 होगा। और जब थीटा 60 डिग्री वाला क्वेश्चन कर रहे होगे तो वहां पर जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 6 होगा। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या यूज करना है एरिया ऑफ सेक्टर के अलावा, ये माइनर सेक्टर के एरिया हैं। फिर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में क्या 360 डिग्री, ये फॉर्मूला यूज करोगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए। ठीक है, और फिर इसके अलावा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यहाँ पर ये माइनर सेक्टर रहा। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब उसमें भी बच्चों आप लोग ये ध्यान रखना कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई तो ये होगा पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस ट्राइंगल का एरिया उस केस में कितना होगा 90 डिग्री के केस में 1/2 आर स्क्वायर। ठीक है, ये रहा होगा। और अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री वाला क्वेश्चन है तो वहां पर एरिया ऑफ सेक्टर कितना रहा होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 6 माइनस इसका एरिया क्या निकल कर आ रहा था जब 60 डिग्री वाला केस हमने लोगों ने करा था, तो 60 डिग्री वाले केस में हमारा निकल कर आ रहा था √3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, √3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट का एरिया हो गया। और फिर इसके बाद लास्ट चीज क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, तो ये प्लस बन जाता है। ठीक है, और ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, हमें दो ही फॉर्मूले यूज करने हैं ट्राइंगल के एरिया में। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई तो वहाँ पर ट्राइंगल का एरिया आएगा 1/2 आर स्क्वायर। और अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हुई तो सर्कल का एरिया माइनस, यहाँ पर भी एक काम करना, पाई आर स्क्वायर बाय 4 ही लिख दो सीधा सीधा, पाई आर स्क्वायर बाय 4, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बाय 6 प्लस √3 बाय क्या था 4 आर स्क्वायर। ये वाला जो पेज है ये स्पेसिफिकली सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है, जिसमें सीधा सीधा आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवाए गए हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवाए गए हैं, जिसमें एंगल का यूज नहीं किया गया, क्योंकि 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए मैंने डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिखा दिए हैं। तो आप देख रहे हो जितने भी फॉर्मूले मैंने सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए लिख कर दिए हैं, जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन करेंगे, उनमें एंगल कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा। देखो किसी में भी कहीं पर भी एंगल नहीं लिखा होगा, आप देखो कहीं पर भी एंगल नहीं लिखा होगा। तो क्योंकि इस बार दो ही टाइप के क्वेश्चन करने हैं, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले, तो उनके लिए सीधी सीधी शॉर्ट ट्रिक है ये एरिया निकालने के लिए। ठीक है, इनको आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, सारा इस तरह से करना। ठीक है, अब ये वाले जो पेज हैं, ये सारे का सारा पेज आप तैयार करोगे, एनसीईआरटी की फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करोगे, और कहीं पर भी अगर कहीं पर भी फंस रहे होगे तो आपके पास सारी वीडियो है,
उसमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया गया है, लेकिन जितने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोले गए हैं सिर्फ उतने ही क्वेश्चन करना सीबीएसई वाले स्टूडेंट। जो सीबीएसई वाले नहीं है वो अपना और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, जो भी आपके अकॉर्डिंगली बोर्ड में जैसा भी आ रहा है।